हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलीटेक्निक का चैप्टर गति मोशन। तो चैप्टर शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें इसके कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो वह गति अवस्था में कहलाती है। जैसे कोई वस्तु सुबह 9 बजे दिल्ली थी और 10 बजे किसी अन्य स्थान पर थी, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में होगी। इसके बाद आता है दूरी। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में किसी दिशा में तय की गई लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, और यह दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। यह एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। अब गति के अंतर्गत आता है विस्थापन, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर होता है, उन्हीं को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन शून्य हो सकता है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। जैसे किसी वृत्ताकार पथ का हम उदाहरण ले लेते हैं। यदि किसी वृत्तीय पथ पर हम गति प्रारंभ करते हैं तो जिस बिंदु से हम चलना प्रारंभ करें और उसी बिंदु पर आकर रुक जाएं तो तय की गई दूरी तो होगी 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि है वो। और विस्थापन जिस बिंदु से हमने प्रारंभ किया उसी बिंदु पर आकर रुक जाते हैं तो वह विस्थापन कहलाता है। इसी तरह से आता है चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का जो सूत्र है वो होता है दूरी बटे समय। चाल के बाद आता है वेग। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग को हम v से लिखते हैं, तो वेग का जो फॉर्मूला है वो बनेगा विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब इसके बाद आता है औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। अब औसत वेग की जो परिभाषा है वो बिल्कुल औसत चाल की जैसी है, बस वहाँ पे दूरी है, यहाँ पे विस्थापन होता है। औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए कुल विस्थापन को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है कुल तय किए गए विस्थापन बटे कुल लगा समय। इसके बाद आता है त्वरण, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण बोलते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि हम किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग को u मान लेते हैं, अंतिम वेग को v मान लेते हैं और समय को t, तो त्वरण a बराबर होगा v माइनस यू बटे टी। अब कुछ विशेष स्थितियाँ होती है, ये हमें याद होनी चाहिए, जिन्हें हम की पॉइंट्स बोलते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है समान समय में वस्तु के वेग में समान वृद्धि हो रही हो या फिर समान परिवर्तन हो रहा हो। जैसे कोई वस्तु 3 घंटे में 10 किलोमीटर, इसके बाद अगले 3 घंटे में और 10 यानी 20 किलोमीटर, अगले 3 घंटे में और मिला लो 30 किलोमीटर। इस तरह से बार बार उनकी जो दूरी है समान परिवर्तन हो रहा है, तो वैसी वस्तु को हम एक समान त्वरण के अंतर्गत कहते हैं। किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो वह धनात्मक त्वरण होगा। यानी समय के साथ अगर वेग का मान बढ़ रहा है तो धनात्मक होगा और समय के साथ घटेगा तो वो ऋणात्मक होगा। इसके बाद आता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है 5/18 से गुणा कर दो। अगर कोई वस्तु की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी है और हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाह रहे हैं तो हम उसमें 5/18 से गुणा करेंगे। और यदि मीटर प्रति सेकंड में है और हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना चाह रहे हैं तो हम उसे 18/5 से गुणा करते हैं। अब इसके बाद आती है गति की समीकरण। तो गति की 3 समीकरण होती हैं। चौथी समीकरण हम मानते हैं t/s सेकंड में चली गई दूरी। पहली समीकरण है, अब इसकी भी कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन है यदि त्वरण धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो, अर्थात त्वरण की दिशा वेग की दिशा में हो, तो जो पहला समीकरण होगा b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
और तीसरा होता है v² बराबर u² प्लस 2as। और टी में सेकंड में चली गई दूरी को हम निकालते हैं st बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1 से। यदि त्वरण ऋणात्मक होता है तो प्लस a की जगह माइनस a आ जाएगा। इसी तरह से गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अंतर्गत दो तरह की गति आती है, ऊपर और नीचे की गति। यदि ऊपर की गति होगी गुरुत्व के विरुद्ध या विपरीत दिशा में कह सकते हैं, तो जी की वैल्यू माइनस हो जाती है। इन समीकरण में केवल एक ही अंतर होता है, एस की जो वैल्यू है वो एच के बराबर हो जाती है और ए की वैल्यू जी के बराबर। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। यदि मंदन होता है, मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण। यदि त्वरण ऋणात्मक है तो उसे मंदन बोलते हैं। यदि पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण 0 होता है। यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग u 0 हो जाता है। यदि वस्तु अंत में रुक जाती है तो अंतिम वेग 0 हो जाता है। जी का जो मान है वो हम लेते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर अगर फिट में चेंज करेंगे तो 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो जी का मान माइनस होता है, और नीचे की ओर गिराते हैं तो जी का मान प्लस लिया जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ, जैसा कि हमने ये चित्र में दिखाया है, यहाँ पर ये वाला जो चित्र है, इस चित्र में चाल और समय के बीच में यदि त्वरण का जो मान है समय की अक्ष के समांतर है तो वह त्वरण शून्य होगा। दूसरा है, चाल समय ग्राफ के ढलान से क्या ज्ञात करते हैं। जैसे कि दूसरा चित्र में दिखाया गया है, जो ढलान है बीच की रेखा, यह एक त्वरण की रेखा होती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान गति होती है। यदि एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे उतर रही है, एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है, सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा। धनात्मक, क्योंकि गति लिफ्ट की जो गति है वो नीचे की ओर हो रही है, इसलिए त्वरण भी इसका धनात्मक होगा। एक वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी चल के रुक जाती है तो वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम वेगों का अंतर कितना होगा। जैसे वस्तु जब विरामावस्था में रुकी हुई है तो उसका प्रारंभिक वेग तो 0 है, और अंतिम वेग वस्तु के चलने के बाद जब वस्तु रुकेगी तो उसका अंतिम वेग भी 0 होगा। तो 0 और 0 का अंतर कितना आएगा, 0, यानी 0। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है, यानी समय का वर्ग कर दो उतनी दूरी तय कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पिंड का त्वरण नियत है। एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है उसका मतलब उसका वेग नियत है, तो उसका त्वरण 0 होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।